Good morning to all. Welcome to my channel ATS Institute. I hope all you are fine. तो चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है जीएसटी इनवॉइसेस। जीएसटी में कौन कौन से इनवॉइसेस या डॉक्यूमेंट्स वगैरह यूज़ होते हैं वो हम आज की क्लास में समझेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो डॉक्यूमेंट है हमारा वो है टैक्स इनवॉइस। टैक्स इनवॉइस का मतलब ये होता है जो आप दुकान में कुछ भी गुड्स लेने जा रहे हैं, टैक्सेबल गुड्स, तो उसका जो बिल देता है आपको, आपने बिल देखे हुए हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, टैक्स इनवॉइस या इनवॉइस बोलते हैं, जिसमें आपका जीएसटी वगैरह डिडक्ट हो रखा होगा। आपने कोई भी अगर गुड्स लिया होगा, आप एक बार चेक करना, हर किसी के घर में कोई ना कोई बिल पड़ा होगा। तो टैक्स इनवॉइस का मतलब ये होता है कि कोई भी जो रजिस्टर्ड डीलर है, अगर उसे अपने कस्टमर को गुड्स बेचने, तो उसको क्या करने का, टैक्स इनवॉइस को इशू करना पड़ेगा। ठीक। दूसरा जो है टैक्स इनवॉइस में पूरी गुड्स से रिलेटेड प्रॉपर डिटेल होती है, जिसके लिए टैक्स इनवॉइस इशू किया, उसका नाम होता है, अपना कंपनी का जीएसटी नंबर होता है, कंपनी का नाम होता है, सारी डिटेल्स होती है उसमें। तो जैसे मान लीजिए आपने क्या किया, चेयर्स लिए, 400 शेयर है, 100 रुपये की है, तो 40,000 की आपकी चेयर हो गई, प्लस मान लीजिए 18% उस पर जीएसटी है, तो एसजीएसटी की डिटेल अलग होगी और सीजीएसटी की डिटेल अलग होगी। और इन दोनों को ऐड करके अगर 18% है तो 40,000 का 18% अगर हम देखते हैं तो कितना होता है हमारा 7200, तो ये 3600 और 3600, तो ये हो गया हमारा 47,200 का, तो 4700 जो हो गई उसकी वैल्यू हो गई। तो अब इसमें पहले एक चीज समझते हैं, ये जो जितने का गुड्स था हमारा बिना जीएसटी के, उसको बोलते हैं हम टैक्सेबल वैल्यू। जो 40,000 है वो क्या है हमारा टैक्सेबल वैल्यू। आज जो ये हमारा 3600 ये दोनों क्या होगा, जीएसटी होगा, तो ये टैक्स हो गए, और इन दोनों को ऐड कर देते तो वो हमारी क्या होती है, इनवॉइस वैल्यू होती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इनवॉइस वैल्यू बोलते हैं। ठीक। तो जो कोई भी जो रजिस्टर्ड डीलर होता है, उसको अगर अपने कस्टमर को गुड्स बेचने हैं तो उसे क्या करना पड़ेगा, जीएसटी इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, टैक्स इनवॉइस बोलते हैं। जो आपके पास बिल है उसके ऊपर लिखा होता है टैक्स इनवॉइस या इनवॉइस। दूसरी जो चीज है, अगर मान लीजिए आपने गुड्स खरीदे, तो जब गुड्स रिमूव हो रहे, एक तरह से मूवमेंट हो रहा है उनका, तभी वो आपको टैक्स इनवॉइस देगा। या मतलब कि वो आपको क्या कर रहा है, या तो आपको डिलीवरी कर रहा है गुड्स, जैसे आप ऑनलाइन कुछ परचेज करते हैं तो इनवॉइस इशू कर देता है, उसके साथ ही क्या करता है, आपको बिल या तो मेल में मिल जाता है या फिर आपको इन हैंड मिल जाता है। तो वो क्या, जो साथ में बिल मिलता है वो क्या करता है हमारा इनवॉइस, टैक्स इनवॉइस उसी को कहते हैं। गुड्स के केस में या तो गुड मूवमेंट कर रहे जब, तो उस केस में वहीं पे वो बिल देगा, और या फिर क्या करेगा आपको जब आप सप्लाई कर रहे हैं। इसके अलावा जो है, अगर मान लीजिए आपने सर्विसेज लिए, तो 30 डेज आफ्टर सर्विसेज के जो है आपके, उसके अंदर जो है आपको क्या करेगा, वो टैक्स इनवॉइस इशू करेगा। मतलब 30 दिन मिलते हैं जिसके अंदर उसने क्या करना है, टैक्स इनवॉइस इशू करना है। किसने, रजिस्टर्ड डीलर ने अपने कस्टमर के लिए। और अगर बैंकिंग सर्विस है, बैंकिंग या नॉन बैंकिंग या हमारी कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, तो इनके लिए जो होता है 45 डेज का टाइम होता है टैक्स इनवॉइस इशू करने के लिए। तो ये दोनों क्या होती है, ये चीज क्या देते हैं, हमें सर्विस देते हैं। तो टैक्स इनवॉइस का मतलब ये हो गया कि जो एक हमारा रजिस्टर्ड बिल होता है, जो हम किसको इशू करते हैं, जो सेलर अपने कस्टमरों को इशू कर रहा है, उसमें पूरी जीएसटी की डिटेल होती है, कितना सीजीएसटी है, कितना एसजीएसटी है, और अगर आपका इंटर स्टेट सेल्स है तो आईजीएसटी होगा आपका। प्रॉपर डिटेल होती है, कौन सा गुड्स लिया आपने, किसको बेचा गया है। जैसे आपने एक मोबाइल लिया तो आपको बिल दिखता है, तो वो जो बिल है वो आपका क्या है, टैक्स इनवॉइस है। ठीक। तो जो भी टैक्स इनवॉइस जो सेलर इशू कर रहा है, उसकी डिटेल वो जीएसटी R1 की जो रिटर्न होती है उसमें फाइल करता है कि कितने के गुड्स थे, उसकी टैक्सेबल वैल्यू क्या थी, उसकी इनवॉइस वैल्यू क्या थी, उसमें कितना टैक्स लगा, किसको बेचा गया है, हर चीज जो है वो उसमें शो करता है। तो जीएसटी के जो इनवॉइस है, टैक्स इनवॉइस आप समझ गए। अब उसमें पहला जो इनवॉइस आता है वो आता है हमारा B2B इनवॉइस। उसी के अंदर B2B इनवॉइस का मतलब आपको पता लग रहा है बिजनेस टू बिजनेस। अगर एक रजिस्टर्ड डीलर दूसरे रजिस्टर्ड डीलर को कोई गुड्स बेच रहा है तो उसको हम B2B इनवॉइस कहते हैं।
एक कंपनी दूसरी कंपनी को कोई गुड्स बेचे, चाहे वो रॉ मटेरियल बेचे चाहे कुछ भी बेचे, उसके बदले जो बिल इशू हो रहा है वो क्या होगा, हमारा B2B इनवॉइस। ठीक, समझ गए आप B2B इनवॉइस क्या होता है। इसमें क्या होता है, जो खरीदने वाला है या बेचने वाला है उनकी पूरी डिटेल होती है, GST नंबर होगा, UI नंबर, कितनी क्वांटिटी है, कितना प्राइस है, कितना GST, हर डिटेल उसमें क्या होगी, गिवन होगी। प्लेस ऑफ सप्लाई, कहाँ डिलीवर करने गुड्स, हर डिटेल उसमें गिवन होगी। तो B2B इनवॉइस किसके लिए होता है, बिजनेस टू बिजनेस। अगला जो हमारा बिल है वो है हमारा B2CL। B2C का मतलब होता है हमारा बिजनेस टू कस्टमर, B2CL का मतलब बिजनेस टू कस्टमर लार्ज। लार्ज का मतलब यह है कि अगर कोई भी टैक्स इनवॉइस कस्टमर को बेच रहे, मतलब आप तो रजिस्टर्ड डीलर है, सेलर, बट कस्टमर क्या है, उसके पास कोई GST नंबर नहीं है, वो नॉर्मल कोई गुड्स खरीदने गया, तो अगर वो 2.5 लाख से ऊपर के गुड्स खरीदता है और वो इंटर स्टेट सप्लाई है, इंटर स्टेट आप समझते हैं एक स्टेट से किस दूसरे स्टेट के बीच, और 2.5 लाख से ऊपर की अगर उसकी वैल्यू है तो किसको क्या माना जाएगा, उसे B2CL। तो B2CL का मतलब क्या हो गया कि बिजनेस टू कस्टमर लार्ज। उसमें इंटर स्टेट सप्लाई होगी विद इन 2 स्टेट, और क्या अबव 2.5 लाख से ऊपर का बिल। जैसे मान लीजिए कोई हरियाणा से जो है कोई पर्सन जो है अपनी शादी के लिए चांदनी चौक गया दिल्ली में, और वहां से क्या लेके आया, कपड़े लेके आया, उसका बिल जो है अगर 2.5 लाख से ऊपर का है, तो जो कंपनी है जिस दुकान से उसने सामान लिया है वो किसके अंदर GST R1 में फाइल करेगी, B2CL हेड के अंदर। ठीक, उसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट आता है हमारा B2CS। B2CS, तो B2CS जो होता है हमारा बिजनेस टू कस्टमर स्मॉल। तो बिजनेस टू कस्टमर अगर स्मॉल है, इसका मतलब है कि अगर 2.5 लाख से कम की वैल्यू है बिल की, चाहे वो आपका इंटर स्टेट हो चाहे इंट्रा स्टेट हो, कहीं का भी हो, तो उसको किसके अंदर हम शो करेंगे, B2CS के अंदर, बिजनेस टू कस्टमर स्मॉल। 2 चीजें इसमें ध्यान देनी है, अगर वो इंटर स्टेट है, इंटर स्टेट का मतलब 2 स्टेट, और 2.5 लाख से कम है तो हम B2CS में शो करेंगे। और अगर इंट्रा स्टेट है, इंट्रा स्टेट का मतलब हो गया विद इन ए स्टेट, 1 स्टेट, तो कितने का भी बिल हो, चाहे वो 4 लाख हो चाहे 5 लाख हो, कुछ भी हो, वो किसके अंदर आएगा, हमारा B2CS के अंदर ही आएगा, क्योंकि वो क्या कस्टमर है और वो उसी स्टेट का कस्टमर है, तो कितने के भी गुड्स खरीदे वो किसके अंदर आएगा, B2CS के अंदर। बट अगर वो दूसरी स्टेट से आके ले रहा है तो हम अमाउंट देखेंगे 2,50,000। अगर इनवाइस वैल्यू 250,000 से ऊपर होती है तो उस केस में क्या होगा, B2CL माना जाएगा, और इनवाइस वैल्यू अगर कम होती है तो क्या माना जाएगा, B2CS। ठीक, पॉइंट आता है बिल ऑफ सप्लाई। तो बिल ऑफ सप्लाई आप जानते हैं, हमने कंपोजिशन डीलर टॉपिक में पढ़ा था। तो बिल ऑफ सप्लाई क्या होता है, एक बिल होता है जो एक रजिस्टर्ड डीलर जो है किसको इशू करता है, कस्टमर को। मगर कौन सा रजिस्टर्ड डीलर, कंपोजिशन डीलर, जिसने कंपोजिशन स्कीम एक्सेप्ट की होगी, उसके तहत वो अगर गुड्स बेच रहा है, या वो डीलर जो एग्जेम्प्ट गुड्स बेच रहा है। तो ये दोनों क्या कर सकते हैं, अपने कस्टमर के लिए टैक्स इनवाइस इशू नहीं कर सकते, ये केवल क्या इशू करते हैं, बिल ऑफ सप्लाई, क्योंकि ये कस्टमर से क्या नहीं कर रहे, टैक्स कलेक्ट नहीं कर रहे। और दूसरी चीज, अगर मान लीजिए अगर जो बिल ऑफ सप्लाई, कोई भी जो सप्लाई कर रहा है गुड्स, वो अगर उसकी वैल्यू 200 रुपये से कम है तो जरूरी नहीं है कि हम क्या करें, उसके लिए बिल ऑफ सप्लाई इशू करें। अगर वैल्यू 200 रुपये से अबव है तो मैंडेटरी है कि बिल ऑफ सप्लाई क्या किया जाएगा, इशू किया जाएगा। तो समझ गए आप, कंपोजिशन डीलर और जो डीलर जो रजिस्टर्ड डीलर अगर क्या कर रहा है, एग्जेम्प्ट गुड्स सप्लाई कर रहा है। एग्जेम्प्ट गुड्स मतलब जिस पे टैक्स नहीं लगता, 0% टैक्स है, वो गुड सप्लाई कर रहा है, तो उस केस में उसे क्या करना पड़ेगा, बिल ऑफ सप्लाई इशू करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रिसिप्ट वाउचर। रिसिप्ट वाउचर एक डॉक्यूमेंट होता है, जब भी कोई रजिस्टर्ड डीलर है, अगर उसके पास कोई एडवांस पेमेंट आती है, कोई भी कस्टमर है अगर उसको एडवांस पेड कर रहा है, तो उस केस में उसे एक डॉक्यूमेंट के तौर पे, एविडेंस के तौर पे क्या इशू करना पड़ेगा, रिसिप्ट वाउचर।
ठीक, उसमें प्रॉपर डिटेल होती है कि किस वर्क के लिए जो है वो क्या कर रहा है, एडवांस रिसीव कर रहा है, कितने एडवांस रिसीव कर रहा है या कितने का उनका कॉन्ट्रैक्ट है। तो रिसिप्ट वाउचर मतलब जब भी कोई एडवांस आएगा किसी रजिस्टर्ड डीलर के पास पैसे, तो वो क्या इशू करेगा, रिसिप्ट वाउचर। अगला है हमारा पेमेंट वाउचर। पेमेंट वाउचर का मतलब होता है कभी भी कोई अगर रजिस्टर्ड डीलर जो होता है वो गुड्स परचेज कर रहा है किससे, अनरजिस्टर्ड डीलर से, अनरजिस्टर्ड पर्सन से क्या कर रहा है, गुड्स परचेज कर रहा है। आपको पता है जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ शर्तें हैं, आपका टर्नओवर इतना होना चाहिए, ये सारी चीजें, तभी आप जीएसटी में रजिस्टर्ड करते हैं। बट अगर कई लोग जो है उनका टर्नओवर कम है या स्मॉल बिजनेस है, वो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं करते, तो उस केस में क्या होता है, वो एक अनरजिस्टर्ड पर्सन होते हैं। तो अगर इन केस जो है अगर रजिस्टर्ड डीलर कोई गुड्स परचेज कर रहा है किससे, अनरजिस्टर्ड पर्सन से, तो उस केस में उसे क्या इशू करना पड़ेगा, पेमेंट वाउचर अंडर रिवर्स चार्ज। रिवर्स चार्ज की डिटेल हम आगे समझेंगे। तो मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए आपका मोबाइल का शोरूम है, आपने क्या किया, मोबाइल तो आप क्या करते हैं, कंपनी से परचेज करते हैं, फिर उसे आगे सोल्ड करते हैं, मगर आपने छोटे छोटे जो एसेसरीज होती है जैसे चार्जर वगैरह किसी अनरजिस्टर्ड डीलर से परचेज कर लिया, तो पैसे तो आपके जा रहे हैं ना, तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, आपको पेमेंट वाउचर क्या करना पड़ेगा, इशू करना पड़ेगा। अगला पॉइंट है हमारा क्रेडिट नोट। ये क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं इनमें। क्रेडिट नोट का मतलब होता है, क्रेडिट नोट सेलर जो है अपने बायर के लिए तब इशू करता है अगर बायर क्या कर रहा है, गुड्स को रिटर्न कर रहा है, या फिर सर्विस क्या डिफेक्टिव है, या फिर जो है उसने क्या कर दिया, ज़्यादा वैल्यू के क्या कर दिए, गुड्स क्या कर दिए, सेंड कर दिए। मान लीजिए उनका बिल 1 लाख का था, मगर बिल में कितना लिखा हुआ, 1,10,000। तो उस केस में क्या होता है, अगर जिनको जनरल एंट्री समझ आती है तो हम जानते हैं कि गुड्स सोल्ड करते तो राम डेबिट टू सेल्स करते हैं। अगर हम राम को गुड्स सोल्ड कर रहे हैं तो अगर वो रिटर्न कर रहा है तो राम को हमें क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। अगर हमने 1 लाख की जगह 1,10,000 के गुड्स दे दिए उसको, तो 10,000 के क्या कर रहे हैं, वैल्यू ज़्यादा है, तो उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे उसके अकाउंट को। तो इसलिए हम क्या इशू करेंगे, उसके लिए क्रेडिट नोट इशू करेंगे। तो क्रेडिट नोट का मतलब ये कि कभी भी हम किसी पार्टी को अगर क्रेडिट कर रहे हैं तो उसको हम क्या इशू करते हैं, क्रेडिट नोट। रीजन क्या होते हैं, जो मैंने आपको बता दिया, डिफेक्टिव हो सकता है, या जो हमारे टैक्स इनवाइस की वैल्यू वो ज़्यादा थी, तो उस केस में भी हम क्या करेंगे, क्रेडिट करके उस सेल्स को क्या कर देंगे, कम कर देंगे। क्योंकि अगर हमने 1,10,000 सेल्स दिखाई है, जबकि एक्चुअल में सोल्ड कितने का किया हमने, 1 लाख का, तो सेल्स तो हमारी ज़्यादा शो करेगा। अगर हम उसे क्रेडिट नोट इशू कर देंगे तो खुद ब खुद क्या हो जाएगा, लेस होके हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 लाख बच जाएगा। तो क्रेडिट नोट हो गया जब सेलर अपने कस्टमर के लिए इशू करता है, रीज़न मैंने आपको बता दिया। डेबिट नोट, डेबिट नोट जो होता है हमारा, वो सेलर जो है अपने बायर या कस्टमर के लिए इशू करता है जब उसकी टैक्सेबल वैल्यू क्या करी है, उसने कम शो की हो, या उसने क्या किया, 1 लाख के गुड्स शो किए और उसने बिल में केवल कितने दिखाए, 80,000, तो उस केस में वो 20,000 के लिए क्या करेगा, क्रेडिट नोट इशू करेगा। या फिर क्या हो रहा हो, उसने कम रेट ऑफ जीएसटी, मतलब जीएसटी का जो रेट है वो उसने गलत किया है। जैसे मान लीजिए जीएसटी का रेट 5% उसने शो किया वहाँ पे, और जबकि एक्चुअल जीएसटी का रेट कितना है, 18%। तो इसका मतलब क्या है कि जीएसटी उसने क्या किया, कम चार्ज किया है, जबकि उसे ज़्यादा चार्ज करना चाहिए। तो उस केस में क्या करेगा, वो डेबिट नोट इशू करेगा, ताकि टैक्स इनवाइस की वैल्यू जो उसने कम शो की थी वो क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए। तो मतलब सिंपल है कि अगर हम अपनी पार्टी को क्या कर रहे हैं, डेबिट कर रहे हैं, सेलर अपने कस्टमर को क्या कर रहा है, डेबिट कर रहा है, तो वो क्या करेगा, डेबिट नोट इशू करेगा। तो डेबिट नोट इशू करने का रीजन यही है कि या तो इनवाइस वैल्यू कम शो की हो, 1 लाख के गुड्स बेचे मगर इनवाइस वैल्यू कितनी हो, 60,000, या जीएसटी का रेट उसने क्या किया हो, गलत किया हो, कम ले लिया हो जीएसटी का रेट, जहां 18% चार्ज करना था वहां उसने क्या कर दिया, 5% चार्ज कर दिया। तो उस केस में क्या करेगा, वो एक बिल इशू करेगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, डेबिट नोट। अगला जो है हमारा पॉइंट आता है, इनवॉइसेस शुड बी मेंटेन, मतलब बिल कितने मेंटेन करने होंगे उसे। इसका मतलब ये कि अगर मान लीजिए कोई गुड्स ले रहा है तो उस केस में क्या करेगा, उसको 3 बिल मेंटेन करने पड़ेंगे। 3 बिल का मतलब जो उसकी बिल की ओरिजिनल कॉपी होगी
वो तो अपने पास रखेगा एज ए रिकॉर्ड। जो उसकी डुप्लीकेट कॉपी होगी वो किसको देगा, ट्रांसपोर्टर को, और जो ट्रिप्लीकेट कॉपी होगी थर्ड वो क्या करेगा, अपने कस्टमर को देगा। ठीक। और अगर वो सर्विसेज ले रहा है तो सर्विसेज के केस में ओरिजिनल जो कॉपी होगी वो तो अपने पास रखेगा, और जो उसकी डुप्लीकेट सेकंड कॉपी होगी वो किसको देगा, अपने सप्लायर को देगा या अपने कस्टमर को देगा। तो मतलब ये है सिंपल कि गुड्स के केस में उसे 3 कॉपीज रखनी होती है और सर्विस के केस में 2 कॉपीज रखनी होती है। आई होप आपको ये पॉइंट समझ आ गए होंगे। बिल, टैक्स, इनवॉइस, ये सब सारे समझना जरूरी है ताकि हम क्या करें, आगे कोई भी जर्नल एंट्रीज या कोई भी बिल मेंटेन करें तो आपको ये पता लग सके कि कौन सा B2B है, कौन सा B2C है, ये सारी चीजें हमें पता लग सके। अब हम नेक्स्ट क्लास में अगला टॉपिक देखेंगे। आपको अगर क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।